हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज, जो कि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आज हम आईसीएसई बोर्ड के बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, लगभग 15 मिनट के अंदर हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सेल के बारे में पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, और सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ क्यों कहते हैं वो देखना है। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो होता है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो बाइकॉन्केव शेप का होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना सेल के लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। हम सबको पता है हम एक ऑर्गेनिज्म है, और हमें ये भी पता होगा कि हम किससे मिलकर के बने हैं? सेल से मिलकर के बने हैं। जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है, और टिश्यूज मिलकर बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और तब जा करके हम एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गन क्या है सबको पता है ना, जैसे लंग्स हो गए, अपने किडनीज हो गए, ये ऑर्गन्स होते हैं। जब बहुत सारे मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर जा करके देख लेना। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। तो ये तो बस एक डेमो था। तो जैसे ही आप इस चैप्टर पे आओगे, सबसे पहले आपको बताया है कि लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर नंबर ऑफ सेल ऑन देयर बॉडी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो उसके जो सेल नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है एलिफेंट का। अगर आप एलिफेंट का साइज़ देखो तो कितना होता है? बड़ा होता है, हमारे से भी ज़्यादा और बड़ा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि उसके जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो हमारे से ज़्यादा होंगे। दूसरा पॉइंट लिखा है स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल हम कहते हैं किसको? आरबीसीज को कहते हैं, बैक्टीरिया को कहते हैं, एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट उसने लिखा है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल हम किसको कहते हैं? लॉन्गेस्ट सेल जो होता है उसको वो होता है नर्व सेल का। और चौथा लिखा है उसने लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल बताया है, लार्जेस्ट सेल हम कहते हैं ऑस्ट्रिच एग को। अब बोलोगे सर ये क्या है? ये तो एग है। एग है तो इसका मतलब ये सेल कैसे हुआ? ये तो एक ऑर्गेनिज्म होगा। ऑर्गेनिज्म होता अगर ये एग जो है, एग से वो क्या होता है? एग में डेवलपमेंट होता है, और उससे अगर बेबी निकलती है तो हम उसको फिर सेल नहीं बोलेंगे। पर अगर डेवलपमेंट होने से पहले ऐसे ऑस्ट्रिच ने एग दी है तो उस एग को अपन कहते हैं लॉन्गेस्ट एग, लॉन्गेस्ट सेल। ओके। और उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ हमने क्या देखा? आरबीसी देखा। आरबीसी जो होता है, जो रेड ब्लड सेल होती है, वो कैसा होता है? इसका शेप होता है सर्कुलर और बाइकॉन्केव। ये भी आपको बुक में दिख जाएगा। ऐसा अब ये करता क्या है? सर्कुलर शेप क्यों होता है, बाइकॉन्केव शेप का क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जो कि इसके लिए ईजी पड़ता है इस शेप में रहना, इसलिए इस शेप में ही रहता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। हम सबको पता है डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये स्केल का जो शेप होता है वो एमाबॉइड होता है। अब ये नाम से स्किल सोचते होगे यार ये नाम कहीं सुना सुना है। मैं बताता हूँ कहाँ सुना है आपने। एमोइबा सुना है? एमोइबा उसी से बना है एमाबॉइड। एमोइबा मूवमेंट कैसा करता है? सूडोपोडिया लाइक। तो ये भी जो सूडोपोडिया जैसे से साथ मूवमेंट करता है, तो ये भी मूवमेंट करता है सूडोपोडिया जैसा मूवमेंट विथ सूडोपोडिया। इसके थ्रू ही ये हेल्प करता है मूवमेंट में, तो इसीलिए हम इसको एमाबॉइड बोलते हैं। तो ये तो बस छोटी सी जानकारी थी जो कि मुझे को देना था। अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या दिखेगा? आपको सबसे पहले डायग्राम दिखेगा सेल का, जो कि आपको याद करने में मुश्किल होती होगी। तो मैंने जो नोट्स बनाया है, हैंड रिटन नोट्स, उसमें मैंने बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन किया है। तो आप अब नीचे से परचेस कर लेना, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके। अब वहाँ पर आपको मैंने एक बहुत ईजी वे से दिखाया है कि कैसे सेल पहले बना है, सेल वाल कैसे है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे है, वो सब है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम सेल के डायग्राम को देखो। सेल का डायग्राम दिखता होगा कि सबसे पहले क्या है? इसके सेल वाल होता है। आउटर में क्या है? सेल वाल प्रेजेंट होता है। सेल वाल जो होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। सेल वाल का काम क्या है? सेल वाल का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब प्रोटेक्शन तो वो तभी प्रोवाइड करेगा जब वो क्या हो? खुद स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्ट्रॉन्ग होगा इट मीन्स वो कैसा होगा? हार्ड होगा, रिजिड होगा। दूसरी बात वो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग होता है इसका मतलब ये सेंस नहीं कर सकता है, इसके अंदर सेंस करने की कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब ये किसी को भी अंदर आने दे सकता है। अगर ये डैमेज हो जाए तो कोई भी अंदर आराम से आ सकता है। जब जैसे ही बात करते हैं सेल के वाल के अंदर क्या आता है? सेल वाल के अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की कहानी जस्ट अपोजिट हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सॉफ्ट होता है और परमिएबल होता है। मतलब ये सॉफ्ट है, और वो कैसा था? वो हार्ड था।
दूसरी बात ये वो कैसा था, नॉन लिविंग था, ये सेल वॉल कैसा हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। लिविंग होता है और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब समझ रहे हो ना, सॉल्वेंट का मतलब तो जानते ही होगा, आई थिंक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, राइट। मतलब ये सिर्फ सॉल्वेंट को अंदर आने देगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देगा। मतलब ये वाटर को भी अंदर आने नहीं देता है, ठीक है, ये वाटर को अंदर आने नहीं देता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर से इसको डर लगता है, राइट। तो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये जो होता है, इसमें सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है। दूसरी बात ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्वासी फ्लूइड मतलब कि ये आधा फ्लूइडिक नेचर शो करता है और आधा जो होता है वो सॉलिड नेचर शो करता है। अब ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो, बात एक ही है, दोनों में कंफ्यूज होना मत। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर दो चीज़ प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होता है, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है फॉस्फोलिपिड। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक जगह सा। अब देखो तो दूसरी बात क्या है, यहाँ फॉस्फोलिपिड भी है। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो जो लिक्विड नेचर का होता है, फ्लूइडिक नेचर का होता है, ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात करें तो दोनों में से ज़्यादा का कंसनट्रेशन इसको फॉस्फोलिपिड से मिल जाता है। तो ये हम इसलिए बोलते हैं कि इसका जो नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइड होता है, मतलब कि कुछ कैरेक्टर, आधा कैरेक्टर सॉलिड है, इट मीन्स कोलेस्ट्रॉल के कारण, और आधा नेचर जो है लिक्विड है वो फॉस्फोलिपिड के कारण। तो यहाँ तक आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन भी क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेल वॉल जो होता है वो हार्ड होता है, उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, नॉन लिविंग होता है। दूसरी बात मैं उसमें और बता देता हूँ कि ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेल वॉल खत्म हो गया, अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने क्या कहा कि सॉफ्ट परमेबल होते हैं, ये लिविंग होते हैं, कुछ सॉल्वेंट का ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेमी परमेबल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड होता है, इसलिए। तो हमने ये भी देख लिया। अब दूसरी बात ये मैं एक और बताता हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल तो है, तो ये इसका काम भी तो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरी बात ये सेंस कर सकता है, तो कि सेंस करके ये भी पता कर सकता है इसके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं होगा वो बॉडी में अंदर आने ही नहीं देगा। अब उसके अंदर क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल्स हमें पढ़ना है इसके अंदर, वो है गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ की बात करें तो गोल्गी बॉडीज़ प्रेजेंट किस में होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के डिक्टियोसोम में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें गोल्गी बॉडीज़ का काम क्या है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो गोल्गी बॉडीज़ का काम है मटेरियल्स को पैकेजिंग करना। मतलब कि इसे जो भी मिलता है इसमें ये क्या करता है, ग्लूकोज को ऐड करने का काम करता है। मान लो अब ऐसा कैसे करता है, तो देखो मान लो इसे प्रोटीन कहीं से मिला, तो प्रोटीन में क्या करेगा, ये ग्लूकोज वर्ड को ऐड करेगा, ग्लूकोज को लगा देगा, यानी कि वो बना देगा प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन। अगर मान लो इसको कहीं से लिपिड मिल रहा है तो ये ग्लाइको वर्ड जोड़ देगा और बना देगा ग्लाइकोलिपिड। इट मीन्स इस प्रोसेस को हम कह देंगे ग्लाइकोलेशन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइजेशन बोलो या ग्लाइकोलेशन बोलो, बात एक ही है। गोल्गी के अंदर 3 वेरिएंट आते हैं, इसके बोलो तो इसके अंदर 3 चीज़ आता है, वो है ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी और वेसिकल्स, राइट। अब उस गोल्गी यहाँ पर कंप्लीट होता है। गोल्गी के बाद आपको क्या है, गोल्गी अगर मेन काम बोलूँ तो गोल्गी का जो है मेन काम है इसका ग्लाइकोलेशन कराना। ग्लाइकोलेशन कराने के बाद, ग्लाइकोलेशन का मतलब है फूड का स्टोरेज कराना। गोल्गी बॉडीज़ का मेन काम क्या है, फूड का स्टोरेज कराना। अब फूड अगर कहीं स्टोर हो रहा है तो कोई तो उसको डाइजेस्ट भी करेगा। तो बिल्कुल ये जो गोल्गी बॉडीज़ रहता है ये डाइजेशन होने के लिए लाइसोसोम को देता है। ये लाइसोसोम क्या करता है, जो भी प्रोटीन को इसने स्टोर करके रखा उसको क्या करेगा, उसको डाइजेशन करवाएगा लाइसोसोम। अब लाइसोसोम ऐसा डाइजेशन करता क्यों है, इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि इसको डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। अब ये डाइजेशन हो गया तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा किसके थ्रू, वैक्यूल के थ्रू। वैक्यूल जो होता है अगर मैं कहूँ तो उससे जो भी वेस्ट मटेरियल को निकलना होता है उस वैक्यूल के थ्रू ही रिलीज़ होता है। दूसरी बात, ये प्लांट का 90% एरिया, प्लांट सेल का 90% एरिया ये जो है वैक्यूल ही कवर करके रखा है। इट मीन समझ सकते हो उसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा। इतना तो क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। तो यहाँ गोल्गी बॉडीज़
क्लियर हो गया। गोल्गी बॉडीज़ के बाद हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये एंडोप्लाज्मिक का मतलब ही क्या होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ही समझ में आ रहा है कि हम अभी पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक का मतलब है कि साइटोप्लाज्म के अंदर, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो हम अगर पूरा मिलाएं तो सेंटेंस बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके अंदर दो चीज़ आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कहता है कि इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है कि इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसके लिए ट्रिक बना लो, आर से रफ होता है, आर से राइबोसोम भी होता है। तो रफ है तो मतलब राइबोसोम होगा, स्मूथ है तो यहाँ लिपिड होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात है प्लास्ट। अब उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, उसके बाद हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सभी जानते हैं, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, यही इसकी का काम है एनर्जी को प्रोवाइड करना। कैसे प्रोवाइड करता है ये अपने 11th में पढ़ना है, अभी के चैप्टर में आपको नहीं दिया गया है, पर इतना तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एटीपी मिल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पावर जनरेटर भी कहते हैं, मतलब कुछ भी कह लो, अगर पावर से कोई वर्ड आएगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाएगा। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कि डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है मोर परमिएबल होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो थोड़ा लेस परमिएबल होता है। क्लियर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको यहाँ क्लियर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपको पढ़ना है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है इसके मतलब प्लास्टिड जो होता है वो दो चीज़ में प्रेजेंट होता है, यूग्लिना में और दूसरा प्लांट में। तो ये प्लास्टिड जो होता है इसका काम है पिगमेंट को एराइज करना, पिगमेंट्स ये बनाने का काम करता है। तो पिगमेंट अब बनेगा कैसे, सो देखो इसके अंदर तीन चीज़ आते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक क्लोरोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का अंदर कोई भी कलर नहीं आता, ये कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं बनता। पिगमेंट नहीं बनता, इसका काम क्या है, इसका काम है स्टार्च को स्टोर करके रखना। हम सबको पता है स्टार्च सबसे ज़्यादा किस में होता है, पोटैटो में होता है, राइट। दूसरी बात है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर आते हैं रोइक पिगमेंट। रोइक का मतलब है आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। यही तीन पिगमेंट इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हम सबको जानते होंगे, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीफ में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। हम सबको पता है कि लीफ के अंदर स्टोमाटा होता है, और ये लीफ के अंदर जब अगर स्टोमाटा है तो उसका स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो इसका स्ट्रक्चर आपको दिख गया होगा, और मैंने नोट्स में भी बनाया है, तो आप एक बार नोट्स ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने बहुत ही ब्रीफली उसमें बनाया है। तो आपको उसको जो डायग्राम है वो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, और मैं जो कह रहा हूँ, जो सीक्वेंस में कह रहा हूँ, वही सीक्वेंस में आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो आप एक बार हैंड रिटन नोट्स मेरा देख लेना, ओके। तो जब आप स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे पहले आपको वहाँ आउटर जो साइज़ है वो कहाँ दिखेगा आपको, ईपीडर्मल सेल। उसका नाम क्या दिखेगा, ईपीडर्मल सेल। ईपी का मतलब भी होता है बाहर, तो बाहर का सेल को हम कहते हैं ईपीडर्मल सेल। उसके अंदर आओगे तो उसके अंदर का जो सेल होता है उसको कहते हैं सब्सिडरी सेल। देखो इसका ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। ईपी का मतलब तो मैंने बता दिया बाहर, वो तो आपको याद रह जाएगा। सब्सिडरी सेल से याद आना चाहिए। देखो जो अंदर, देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको डराता है तो आप कहाँ बैठोगे, घर के अंदर ही बैठोगे। ऐसा तो नहीं है कि बाहर कहीं बाहर आपको कोई मारने के लिए, मार खाने के लिए बुला रहा है और आप चले जाओगे घर से बाहर, ऐसा तो नहीं करोगे। आप डरे हुए हैं तो आप घर के अंदर ही रहोगे। तो ये सब्सिडरी सेल जो होता है ये अंदर ही रहता है। कहाँ, किसके अंदर रहता है, तो एपिडर्मल सेल के अंदर ही रहता है ये। अब दूसरी बात, इसमें यहाँ तो ये दोनों कवर हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है, यहाँ देखने को मिलता है कि इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा वैक्यूल। क्या दिखेगा, वैक्यूल। वैक्यूल को मैंने बताया था ना कि ये कितना परसेंट एरिया लेता है सेल का, 90% एरिया सेल का ले चुका रहता है। तो 90% देख ही रहे हो कितना बड़ा दिख रहा है। सबसे बड़ा सेल आपको वैक्यूल ही दिखता होगा आई थिंक इसके अंदर, राइट। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब उसके ऊपर देखो आप, उसके अंदर से ये थिक वाल दिख रहा होगा, एक इनर में थिक वाल दिख रहा है, तो उसका नाम ही रख दिया गया है इनर थिक वाल, जो किसको कहते हैं, गार्ड सेल भी बोलते हैं। और इस गार्ड सेल को स्ट्रोमल सेल भी बोलते हैं। गार्ड सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है इसके अंदर जो होते हैं स्ट्रोमल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। उस स्ट्रोमल फ्लूइड को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है गार्ड सेल, इसलिए इसका नाम है गार्ड सेल। देखो बायोलॉजी में ऐसा
कुछ भी नहीं है जो आप याद नहीं कर सकते हो, बस उसको याद करने का तरीका आना चाहिए, राइट। अब देखो इसी से हम न्यूक्लियस को कनेक्ट करेंगे। आपको यहाँ दिख रहा होगा सब्सिडरी सेल्स हम मैंने बताया था, उसके अंदर देखो ये जो बीच का अंदर में न्यूक्लियस दिख ही रहा होगा। तो अब आ जाओ सेल के न्यूक्लियस पर। अभी तक हमने क्या सीक्वेंस पढ़ा, सीक्वेंस को मैं फिर से रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर हमने साइटोप्लाज्म देखा, उसके अंदर हमने सबसे पहले गोल्गी बॉडीज़ को कवर किया, उसके बाद कहाँ आ गए, गोल्गी बॉडीज़ को कवर करते करते हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर किया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कवर किया, फिर प्लास्टिड को कवर किया। अब प्लास्टिड को कवर करके हम उसी में से हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। अब न्यूक्लियस की बात करो तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। न्यूक्लियस में आपको देखिएगा क्या, न्यूक्लियस के आउटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन। इसका मतलब न्यूक्लियस भी जो होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, तो बिल्कुल। और दूसरी बात मैंने यहाँ बताना भूल गया कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी जो होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर में आपको डिक्टेट नहीं किया गया है, लेकिन बाद वाले चैप्टर में आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो उस टाइम मैं फिर से आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दूंगा, वो भी डिक्टेट करके डायग्राम के साथ। क्लियर है। अब उसके बाद हमें कहाँ पढ़ रहे थे, हम न्यूक्लियस पे पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा था आपको। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उस पोर को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। उस न्यूक्लियर पोर के बाहर साइड, उस न्यूक्लियर पोर के बाहर साइड एक मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये न्यूक्लियोलस के बाहर भी एक ऐसे मेम्ब्रेन बने होते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और उस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, देखने को मिलेगा आपको एक नेटवर्क ऑफ डार्क कलर फाइबर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है, एक नेटवर्क ऑफ डार्क कलर फाइबर देखने को मिलता है, जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर भी कहते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, ये बना होता है मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेडिंग। किससे बना होता है, मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेडिंग। तो इसीलिए बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट में हो या फिर एनिमल में हो। आप ये जेनेटिक्स जब पढ़ोगे ना तो आप एनिमल के बारे में भी कुछ कुछ ऐसा देखोगे, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया, क्या पूरा सेल का स्ट्रक्चर को देख लिया, और क्या फंक्शंस थे वो भी मैंने बता दिए हैं आपको। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर देखे हैं ना, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो या फिर साइटोप्लाज्म हो या ईआर हो, गोल्गी बॉडीज़ हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सारे को हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे या तो प्रोटोप्लास्ट, जो कि आपकी बुक में भी दिख जाएगा। दूसरी बात है कि मैंने क्या किया, राइबोसोम को आपको नहीं बताया। राइबोसोम के बारे में बता देता हूँ कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है वो चैप्टर का कंप्लीट होता है। हमने सेल के बारे में सब कुछ जान लिया है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना। और सेकंड पार्ट जो है, हम वो जो एक्सपेरिमेंट है आपका दिया हुआ ऑनियन वाला, वो हम देखेंगे। वो भी ज़्यादा मिनट का नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करना। और हम लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू।